हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे बेल्स पैल्सी के बारे में। बेल्स पैल्सी क्या होती है? मतलब जिसमें हमारी फेस का हाफ साइड जो है, हमारे फेस का वन साइड जो है वो पैरालाइज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बेल्स पैल्सी। ठीक है। और ये जो बेल्स पैल्सी हो रही है पेशेंट में, वो क्यों हो रही है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो फेस है, हमारे फेस का हाफ साइड जो है वो पैरालाइज हो जाता है, राइट? तो ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर बेल्स पैल्सी वाला कोई पेशेंट है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, इस कंडीशन को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और हम इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेल्स पैल्सी होती क्या है। तो बेल्स पैल्सी इज़ ड्यू टू द यूनिलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ सेवेंथ क्रेनियल नर्व विच कॉज वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल ऑन अफेक्टेड साइड। यानी कि बेल्स पैल्सी क्यों होती है? बेल्स पैल्सी जब हमारी सेवेंथ क्रेनियल नर्व, देखो आप सभी को पता है कि हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है? उसमें से जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, टोटल कितनी होती हैं? 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। 12 में से भी जो सेवेंथ वाली क्रेनियल नर्व होती है, यानी कि सेवेंथ क्रेनियल नर्व को हम, इसका जो नाम है उससे हम फेशियल नर्व बोलते हैं, ठीक है? फेशियल नर्व यानी कि जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व है उसका नाम क्या है? फेशियल नर्व है। तो बेल्स पैल्सी में क्या होता है, इसी फेशियल नर्व का, ये जो सेवेंथ फेशियल नर्व है इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, राइट? ये जो फेशियल नर्व है या तो ये डैमेज हो जाती है या फिर इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल ऑन अफेक्टेड साइड। अब इसी फेशियल नर्व यानी कि जो सेवन्थ फेशियल नर्व है, इसके इन्फ्लामेशन होने की वजह से पेशेंट के फेस का हाफ साइड जो है वो पैरालाइज हो जाता है। यानी कि जो वन साइड है पेशेंट के फेस का वो पैरालाइज हो जाता है। फेस की जो मसल्स हैं वो उनमें वीकनेस हो जाती है, ठीक है? और ऑन अफेक्टेड साइड यानी कि जिस साइड की फेशियल नर्व अफेक्ट हुई होगी उसी साइड में फेशियल पैरालिसिस होता है। अगर राइट साइड की फेशियल नर्व, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ठीक है? तो अगर इसमें आपको दिख रहा है कि इसकी जो ये राइट साइड है एंड ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में क्या हो रखी है? इसका पैरालाइज हो रखा है। राइट साइड में क्या है? इसकी फेशियल पैरालाइज हुई है। तो जिस साइड में फेशियल नर्व अफेक्ट हुई होगी उसी साइड में फेशियल पैरालाइज हुआ होगा। ऐसे नहीं कि राइट साइड में फेशियल नर्व अफेक्ट हुई है तो लेफ्ट साइड में पैरालाइज हुआ होगा, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं, किसमें? पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, उसमें पढ़ते हैं, वो चीज़ नहीं। मैंने क्या बोल रही हूँ कि अगर राइट साइड की फेशियल नर्व अफेक्ट हुई है तो राइट साइड का जो फेस है वो अफेक्ट होगा, वो वहाँ के जो मसल्स होंगी वो वीक हो जाएंगी, ठीक है? इसको हम बोलते हैं बेल्स पैल्सी। अब देखो, हमने बोला कि हमारी जो बेल्स पैल्सी इसमें फेशियल नर्व का पैरालाइज हो जाता है, सॉरी, जो फेशियल नर्व है वो उसकी क्या होती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी फेशियल नर्व की, राइट? हमने ये चीज़ बोली। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, डिजीज़ कंडीशन को पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये फेशियल नर्व है यानी कि जो सेवन्थ क्रेनियल नर्व हमारी है, इसका काम क्या होता है। तभी हम इस डिजीज़ कंडीशन को और अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी सेवन्थ क्रेनियल नर्व जो है वो अफेक्ट हो रही है। अब अगर हमें उसी क्रेनियल नर्व के फंक्शन पता होंगे, इट मीन्स कि अगर वो चीज़ अफेक्ट हो रही है तो उसके फंक्शन भी क्या होंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है? वो उसके फंक्शन भी अफेक्टेड होंगे, राइट? तो इसलिए हमें इस क्रेनियल नर्व के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली करती क्या है, ठीक है? तो जो हमारी सेवन्थ है क्रेनियल नर्व है यानी कि जो हमारी फेशियल नर्व है वो क्या करती है? जो हमारी सेवन्थ फेशियल नर्व है, सबसे पहले तो ये कैसी है? एक मिक्स्ड नर्व है। कैसी है? एक मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। मिक्स्ड बोलूँ तो इसमें सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटार फाइबर भी होंगे, ठीक है? इसमें क्या होंगे? सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटार फाइबर भी होंगे, राइट? तो इसमें क्या होती है? दोनों ही अफेक्ट होते हैं। सेंसरी जो फाइबर्स हैं वो भी अफेक्ट होती हैं और जो मोटार फाइबर्स हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। लेकिन अगर मैं ज़्यादा कौन सी चीज़ अफेक्ट हो रही है उसके बारे में बात करें तो जो हमारी मोटार फाइबर्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी मोटार फाइबर्स होती हैं जो बेसिकली मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो इसमें ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, राइट? अब ये फेशियल नर्व का काम क्या होता है? ये हमारे पहले तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारे जो फेस की मसल की मूवमेंट है, रुको मैं इसको आपको बता दूं। हमने क्या बोला कि जो हमारी सेवन्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके फंक्शन क्या है? मैंने ये बोला कि जो ये सेवन्थ क्रेनियल नर्व है ये क्या है? ये एक तरीके की मिक्स्ड
नर्व है, ठीक है, यानी कि इसमें सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटार फाइबर्स भी होंगे। सेंसरी फाइबर्स क्या करती हैं, जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती हैं, राइट, ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती हैं, उनको हम सेंसरी बोलते हैं। मोटार किसको बोलते हैं, जो ब्रेन से हमारे अफेक्टेड ऑर्गन तक लेके आती हैं, उनको हम मोटार फाइबर्स बोलते हैं। इतनी चीज़ें सबको पता है। तो इसमें क्या होती है, इसमें ज़्यादा हमारा मोटार जो फाइबर है वो अफेक्ट होता है। अब इस क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन तो होता है इसका फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो हमारे जो फेस में एक्सप्रेशन आते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी 7th क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद और ये क्या चीज़ करती है, ये हमारे मसल मूवमेंट के लिए, यानी कि जो हमारी फेस की मसल्स है उसके लिए, उसके मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और क्या चीज़ करेगी ये हमारे सेंसेशन के लिए, यानी कि जो हमारी टंग सेंसेशन होती है ना, टेस्ट वाला सेंसेशन, सॉरी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये हमारे टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे टंग के 2/3 पार्ट में सेंसेशन स्टिमुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। उसके बाद ये हमारे आइज़ के लिए, जो हमारी आइज़ की मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि जो हम आइज़ क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, उसके लिए भी ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी, हमारी 7th क्रेनियल नर्व। उसके बाद जो हम अपनी आईब्रो को रेज़ करते हैं, यानी कि रेजिंग आईब्रो, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही हमारी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे क्रेनियल नर्व के। कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे जो फेस की मसल है उसके मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि हमारे जो टंग का 2/3 पार्ट है उसके लिए भी, वहाँ पे जो टेस्ट होता है उसके लिए हमारी यही जो क्रेनियल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। देन हम जो अपनी आइज़ को क्लोज कर पाते हैं, ओपन कर पाते हैं, उसके लिए भी हमारी यही जो 7th क्रेनियल नर्व है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और उसके अलावा जो हम अपनी आईब्रोज़ को रेज़ कर पाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी यही 7th क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये हमारी जो क्रेनियल नर्व है, जब ये इतने फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इट मीन्स कि अगर हमारे 7th क्रेनियल नर्व अफेक्ट हो गई है, ठीक है, वो अफेक्टेड है, तो ये सारे के सारे फंक्शन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, देखो, जो फेस है, ये पेशेंट है, पेशेंट का फेस कैसा दिख रहा है आपको, ड्रूपिंग जैसा दिख रहा है, ड्रूलिंग जैसा दिख रहा है, यानी कि पेशेंट की जो फेस है उसकी जो मसल्स है वो कैसी हो गई हैं, लूज़ हो गई हैं, ठीक है। जो पेशेंट है उसके फेस में क्या हो गया, पैरालाइज हो गया है, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा कि स्मूदनिंग ऑफ फॉरहेड, यानी कि जो हमारे फॉरहेड में जो रिंकल्स होती हैं वो बेल्स पैल्सी वाले पेशेंट की नहीं होती हैं, राइट। इनएबिलिटी टू क्लोज आईलिड्स, इसमें जो पेशेंट होता है वो अपने आईलिड्स को क्लोज नहीं कर पाता, उसकी जो आईलिड्स होती है वो हमेशा ओपन ही रहती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो फेशियल नर्व है वो हमारे आइज़ को क्लोज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वही अफेक्ट हो गया है तो इसमें पेशेंट की जो आईलिड्स हैं वो क्लोज नहीं हो पाती हैं, उसकी आँखें हमेशा ऐसी खुली की खुली रहती हैं, ठीक है, पिपल डायलेटेड रहती है, राइट। उसके बाद है ड्रूपिंग ऑफ द माउथ कॉर्नर, जो उसका माउथ का कॉर्नर वाला एरिया होता है वो ड्रूप, यानी कि नीचे की ओर झुक सा जाता है, राइट। उसके बाद जो उसकी आईब्रोज होती हैं वो हमेशा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 7th क्रेनियल नर्व होती है ये हमारी आईब्रो के लिए भी, आईब्रो को रेस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। वही चीज़ अगर ये अफेक्ट हो गई है तो ये क्या होगी, जो पेशेंट है वो अपनी आईब्रोज को रेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। पेशेंट को टेस्ट नहीं हो पाएगी चीज़ों की, जो भी वो खाना खाएगा पहले तो वो खाना प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाएगा, ठीक है। उसको हम कैसे डाइट देंगे, लिक्विड डाइट देते हैं, तो अगर उसको हम जो भी चीज़ देते हैं वो उसका टेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा जो टेस्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, यानी कि जो टंग वाला पार्ट है, टंग का 2/3 पार्ट जो है वो भी अफेक्ट हो गया है, इसलिए, राइट। तो ये है बेसिकली बेल्स पाल्सी, जिसमें क्या है, हमारी 7th क्रेनियल नर्व में इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमारे फेस का हाफ साइड जो है वो हमारा नहीं, पेशेंट के जो फेस का हाफ साइड जो है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। वहाँ की जो फेस की मसल्स हैं उनकी वीकनेस हो जाती है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाते। ऑल्सो कॉल्ड फेशियल पैरालिसिस, इसी को ही हम फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम 7th क्रेनियल नर्व को हम फेशियल नर्व बोलते हैं, यानी कि फेशियल नर्व में इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रही है, फेस में पैरालिसिस हो गया है, ओके। अब ये चीज़ जो है, जो पेशेंट में ये फेशियल पैरालिसिस हो रहा है, ये जो बेल्स पैल्सी हो रही है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेल्स पैल्सी को कॉज करते हैं। तो एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन, ओहो
मिनट। हाँ, तो जो एग्जैक्ट कॉज है, यानी कि किस वजह से बेल्स पैल्सी हो रही है, ठीक है, वो हमें नहीं पता है। यानी कि जो मेन कॉज है वो क्या है, आइडियोपैथिक है, आइडियोपैथिक, राइट। जो एग्जैक्ट कॉज है वो हमें नहीं पता है कि बेल्स पैल्सी पेशेंट को क्यों हुई है। उसके बाद है वायरल इन्फेक्शन। हो सकता है कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हो। कौन सा? HCV, यानी कि हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। तो अगर पेशेंट को कोई वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से बेल्स पैल्सी हो सकती है, ठीक है। इस्चीमिया हो रखा है पेशेंट को, यानी कि जो पेशेंट के ब्रेन है वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा है। ब्लड फ्लो नहीं जा पाएगा तो साथ में ऑक्सीजन भी नहीं जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जाएंगे, ग्लूकोज भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अगर इस्चीमिया है उसकी वजह से भी बेल्स पैल्सी हो सकती है। और अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी बेल्स पैल्सी हो सकती है। ये कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो लीड कर सकते हैं बेल्स पैल्सी को। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट कॉज है, जिस वजह से बेल्स पैल्सी हो रही है, वो अभी भी क्या है, अननोन है। ओके। उसके बाद पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें बेल्स पैल्सी वाले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, पेनफुल सेंसेशन इन फेस, बिहाइंड ईयर एंड आइज, ठीक है। तो पेशेंट में क्या होता है, इस पेशेंट जहाँ पे भी पेशेंट के पैरालाइज हो रहा होगा, चाहे राइट साइड हो चाहे पेशेंट के लेफ्ट साइड हो, तो फेस के जिस भी साइड पैरालाइज हुआ होगा, यानी कि बेल्स पैल्सी हुई होगी, वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को पेनफुल सेंसेशन होगी, ठीक है। और ज़्यादा कहाँ पे होगी, कान के पीछे, यानी कि ईयर के पीछे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन होगी। देखो एक चीज़ और ये इंपॉर्टेंट है कि जो बेल्स पैल्सी है वो सबसे पहले जब स्टार्ट होती है तो उसका सबसे पहले पेन कहाँ पे होता है, ईयर के पीछे पेन होता है, ठीक है, कान के पीछे पेन होना स्टार्ट होता है। फिर वो धीरे 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 हमारे फेस को, हाफ फेस को कवर करती है, राइट। देन उसके बाद है फेस ड्रूलिंग। इसमें जो फेस होगा वो ऐसे झुका झुका सा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि जो फेस की मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, राइट। क्यों हो गई हैं, क्योंकि जो क्रेनियल नर्व है उसका जो मोटर फाइबर है वो डैमेज हो गया है, वो अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो फेस की मसल्स हैं उनकी ड्रूलिंग हो गई है। देन उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब क्या है, पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पाएगा और ना ही कुछ भी चीज़ ड्रिंक कर पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ पेशेंट को कोई भी टेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर पहले तो वो खा नहीं पाएगा कुछ भी, उसको डिफ़िकल्टी होगी खाना खाने में, ठीक है। उसको हमने लिक्विड डाइट दी या सॉफ्ट डाइट दी, तो जो भी वो चीज़ खाता है उसको उस चीज़ का जो टेस्ट है वो पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टंग है उसका 2/3 पार्ट भी इसमें अफेक्ट होता है, राइट। उसके बाद है ड्राई माउथ एंड आइज़। जो पेशेंट है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से कुछ भी चीज़ ड्रिंक नहीं कर पा रहा है तो उसका माउथ कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। आइज़ भी ड्राइज होंगी। क्यों? क्योंकि आइज़ कौन सी होगी, जो अफेक्टेड साइड की है, ठीक है। जो अनअफेक्टेड साइड की है वहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो अफेक्टेड साइड है वहाँ की आइज़ क्या होंगी, ड्राई हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आइज़ हैं, जो आइज़ को क्लोज़ करने का जो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो हमारी क्रीनियल नर्व है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे आइज़ को क्लोज़ करवाने के लिए भी, वो अफेक्ट हो गई है, ठीक है। तो पेशेंट इसमें अपनी आंखों को बंद नहीं कर पाएगा, उसकी आंखें हमेशा खुली रहेंगी, राइट। तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे मतलब एयर हो, धूल धक्कड़ चली जाए आँख में, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो आइज़ होंगी वो हमेशा ड्राई होंगी। फेशियल मसल वीकनेस, पेशेंट की जो फेस की मसल्स होंगी वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट। जो पेशेंट है वो, उसको टेस्ट, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो टंग का जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है वो अफेक्ट हो गया है। इसकी वजह से पेशेंट को टेस्ट के सेंसेशन नहीं आएंगे। प्रॉब्लम इन फेशियल एक्सप्रेशन, जो पेशेंट है उसको फेशियल एक्सप्रेशन देने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा फेस जो है वो पैरालाइज हो गया है, मतलब पूरा नहीं, वन साइड जो फेस है वो पैरालाइज हो गया है। हार्ड टू क्लोज आइज़, वो अपनी आँखों को बंद नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये कुछ सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट को दिखेंगी। और एक चीज़ और कि जो बेल्स पैल्सी है ये एक टेम्परेरी डिजीज़ है, ऐसा नहीं कि ये परमानेंट है, मतलब हमेशा रहेगी रहेगी, ऐसा नहीं। ये क्या है, टेम्परेरी है, ये कुछ महीनों में यही ठीक हो जाती है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो, राइट। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें बेसिकली बेल्स पैल्सी वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जिसमें पेशेंट के जिस भी साइड पैरालाइज हुआ होगा फेस के, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, उसमें क्या होगा, पेशेंट को पेनफुल सेंसेशन होगी। पेशेंट जो है वो अपने एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो मसल्स होंगी वहाँ की वो वीक हो जाएंगी। पेशेंट को टेस्ट नहीं आएगा,
राइट, उसको खाने में पीने में दिक्कत होगी, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टी इन स्पीच, वो उसको क्या होगी, बोलने में दिक्कत होगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। देन उसके बाद है डायग्नोसिस। हम बेल्स पैल्सी वाले पेशेंट को कैसे डायग्नोस करेंगे? तो सबसे फर्स्ट है नर्व कंडक्शन टेस्ट। ओके, तो बेसिकली जो नर्व कंडक्शन टेस्ट है ये हम क्यों परफॉर्म करते हैं पेशेंट में? ये हम आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि जो नर्व डैमेज है उसको, और जो नर्व है वो कितना डिसफंक्शन हुआ है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नर्व कंडक्शन टेस्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए? नर्व डैमेज, जो हमारी नर्व है वो कितनी डैमेज हुई है, ठीक है, एंड डिसफंक्शन, यानी कि उसका फंक्शन कितना अफेक्ट हुआ है उस चीज़ के लिए। बेसिकली नर्व कंडक्शन टेस्ट में क्या होता है, इसमें हमारे स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कि वो एक नर्व में कितने जल्दी जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन टेस्ट हम क्या करते हैं, इसमें हमारे कुछ स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट, जो क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कि उस नर्व में कितनी जल्दी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। और ये जो नर्व कंडक्शन टेस्ट है ये क्यों परफॉर्म किया जाता है? आइडेंटिफाई करने के लिए कि नर्व डैमेज, जो नर्व डैमेज हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है, नर्व कितना डिसफंक्शन कर रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए नर्व कंडक्शन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। देन हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं पेशेंट में, वैसे इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन ब्लड टेस्ट हम बेसिकली जैसे अगर पेशेंट को वायरल कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है वो अगर उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है बेल्स पैल्सी, राइट। तो अगर पेशेंट हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से सफ़र कर रहा है, उसमें हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कहीं जो बेल्स पैल्सी है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रही है। ओके, देन उसके बाद है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम क्या करते हैं, इसमें हम मेज़र करते हैं मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, ठीक है, और उस नर्व को जो उस मसल को कंट्रोल कर रही है, राइट। जैसे आपको इमेज में शो हो रहा होगा कि ये पेशेंट है, ठीक है, इस पेशेंट में आपको देखिए छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रोड्स टाइप के लगाए गए हैं, राइट। तो ये चीज़ क्या करती है, ये मेज़र करती है कि जो मसल है, मसल में कितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, और नर्व को भी साथ में जो उस चीज़ को, उस मसल्स को कंट्रोल कर रही है, ठीक। तो बेसिकली ये कुछ डायग्नोस थे। सबसे पहला था नर्व कंडक्शन टेस्ट, जिसमें हम ये चीज़ चेक करते हैं कि नर्व कितनी डैमेज हुई है, कितना डिसफंक्शन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि कहीं पेशेंट को पहले कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं था जिसकी वजह से उसको बेल्स पैल्सी हुई है। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और उन नर्व को जो उसको कंट्रोल कर रहा है ये हमें एक ग्राफ के फॉर्म में एक्चुअली दिखाई देता है, ठीक है, ग्राफ के रूप में दिखाई देता है, जिसमें हम ये चीज़ चेक करते हैं कि मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है और नर्व जो उसको कंट्रोल कर रही है उसका फंक्शन किस तरीके से हो रहा है, राइट। देन उसके बाद है मैनेजमेंट। हम बेल्स पैल्सी जो पेशेंट है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो बेल्स पैल्सी है ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, परमानेंट नहीं है। ऐसे नहीं कि पेशेंट को अगर एक बार होगी तो लाइफ टाइम हमेशा रहेगी, नहीं, ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 महीने में, 4 से 6 महीने में ये ठीक हो जाती है अगर इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लिया जाए। तो सबसे ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होती हैं? जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं। हमने पहले ही बोला था कि बेल्स पैल्सी में क्या होती है, फेशियल नर्व यानी कि जो हमारी 7th क्रेनियल नर्व है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो प्रेडनिसोन, ठीक है, प्रेडनिसोन देते हैं। इसमें हम पेशेंट को पहले हाई डोज से स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी डोज जो है वो धीरे धीरे कम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है एंटीवायरल एजेंट्स। एंटीवायरल एजेंट्स हम पेशेंट को तब देंगे जब वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसे बेल्स पैल्सी हुई होगी, तो जिसमें हम पेशेंट को एसाइक्लोविर देते हैं। उसके बाद एनाल्जेसिक देते हैं, क्योंकि हमने ये बोला था सिम्टम्स में कि पेशेंट को इसमें पेनफुल सेंसेशन होती है फेस में, तो उस पेन को कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक देते हैं।
ठीक है। आई ड्रॉप्स देते हैं ताकि हमने बोला था कि पेशेंट की जो आइज़ हैं वो ड्राई रहती हैं, तो उसके लिए हम पेशेंट को आई ड्रॉप्स देते हैं, राइट। पेशेंट को आई पैचेस देते हैं लगाने के लिए, क्यों? क्योंकि पेशेंट, इसमें क्या है, पेशेंट अपनी आँखों को बंद नहीं कर पाता, ठीक है, क्लोज़ नहीं कर पाता है। तो जिससे क्या हो सकती है, पेशेंट की आँख को, आइज़ को वो हमेशा ओपन रहने की वजह से मतलब कोई भी चीज़ जो है, कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है उसको डैमेज कर सकती है आइज़ को, राइट। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को आई पैचेस देते हैं, जिससे उसकी जो आइज़ हैं वो हमेशा प्रोटेक्ट रहें। और इन सब के अलावा हम पेशेंट को फेशियल मसाज करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, और कुछ फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं उनके लिए बोलते हैं, राइट। तो ये था बेल्स पैल्सी का मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहले पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे थे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो इन्फ्लामेशन को, यानी कि जो स्वेलिंग हो रही है क्रेनियल नर्व्स में, उसको कम करेगी। एंटीवायरल एजेंट्स देंगे तब जब वायरल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को बेल्स पैल्सी हुई होगी तो। देन एनाल्जेसिक देंगे क्योंकि पेशेंट को पेन हो रहा है, इसलिए आई ड्रॉप्स देंगे, ठीक है, ताकि पेशेंट की जो आइज़ हैं वो ड्राइज ना रहें। लास्ट है आई पैचेस देंगे लगाने के लिए, क्योंकि इसमें पेशेंट की आइज़ जो है वो क्लोज़ नहीं हो पाती है, हमेशा ओपन रहती हैं, तो डस्ट पार्टिकल जो है उनकी वजह से आइज़ को कोई डैमेज ना हो, इसलिए हम पेशेंट को आई पैचेस देते हैं। इसके अलावा भी हम पेशेंट को फेशियल मसाज के लिए बोलते हैं, ठीक है। एंड और क्या बोला था मैंने, हाँ, फेशियल मसाज के लिए बोलते हैं, ठीक है, और अपनी आईब्रोज़ को रेस करने के लिए बोलते हैं, फेशियल एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, बस ये सारा कुछ है। तो ये सब कुछ था बेल्स पैल्सी के बारे में, कि वो चीज़ बेल्स पैल्सी जो है वो क्या होती है, क्यों हो रही है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें इसमें, इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।